हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोगों ने बनाया था एवोल्यूशन का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया था। उसके हम लोगों ने 4 लेक्चर कम से कम किए हैं, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा हो तो उसको मतलब पूरा कंप्लीट सेशन देख ले। उसमें 4 लेक्चर में काफ़ी बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने। और आज हम लोग इसका मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एवोल्यूशन, और उसका आज हम लोग को पार्ट 1 है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी सीरीज़ तब तक कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग मतलब कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाऊंगा, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज। कम से कम अभी समझ लीजिए अभी चैप्टर पर आप मान चल रहे हैं तो 150 क्वेश्चन कम से कम हर चैप्टर के लाऊंगा मैं। लेकिन एक बात उसमें है, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। सीधा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे, और जो ऑप्शन की बात है उसमें थोड़ा ऑप्शन से बात कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब कि क्वेश्चंस के डिटेल बताने पे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और बाकी अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो या फिर मतलब क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी मतलब कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो आप उससे देख लीजिएगा। उसमें वहाँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिल जाऊँगा, संजू कुमार नाम से है आईडी, तो मिल जाऊँगा आप लोगों को इंस्टाग्राम में। और बाकी मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे मेरे साथ तो आप लोगों की बायोलॉजी कंफर्म 360 आउट ऑफ 330 320 में तो आप लोग आ ही जाएंगे आराम से। क्योंकि जो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सिक्के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रॉम इन एक्सपेरिमेंट एसल मिरर प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड वेसल। एसल मिलर ने इसके एक्सपेरिमेंट में क्या मिक्स करके क्लोज वेसल में अमीनो एसिड प्रोड्यूस किया था? मीथेन या फिर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, CH3 दिया इसमें, ठीक है। पहली बात तो कभी भी CH3 एग्जिस्ट नहीं करता। CH3 नेवर एग्जिस्ट। नॉर्मल में CH3 का एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि CH की यहाँ बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है। तो आप लोगों के B और D तो नॉर्मली कैंसिल हो गए। 2020 का क्वेश्चन है, मतलब समझ सकते कितना सिंपल क्वेश्चन है 2020 में, ठीक है। अब बात आई B और A और C की। तो उसने देखिए दोनों में ऑप्शन सेम है, बस वाटर वेपर का डिफरेंस है कितने डिग्री सेल्सियस का है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया था। उसने लिया था 800 डिग्री सेल्सियस पे। मीथेन लिया था, हाइड्रोजन लिया था और अमोनिया लिया था 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। किसमें? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, जो क्लोज मतलब कि क्लोज फ्लास्क में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में उसने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया था और वाटर वेपर लिया था 800 डिग्री सेल्सियस पे। और उसने ऑब्जर्व क्या किया कि अमीनो एसिड फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, बताइए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों को देखिए प्रोटोबायोट्स नहीं बने, क्योंकि प्रोटोबायोट्स मतलब कि सबसे बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक मोनोमर बनेंगे। सबसे पहले आप लोगों के ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनेंगे, और वही ऑर्गेनिक मोनोमर जब काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो वो पॉलीमर हो जाएंगे, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोबायोट्स बनेंगे एंड देन DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बनेगा। क्योंकि DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम तो बाद में आया है ना, DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम तो बाद में आया है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 तो लास्ट में ही रहेगा, और सबसे पहले आएगा सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द 2 सेगमेंट्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। फर्स्ट, अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म
देखिए असर्जन रीजन की तरह क्वेश्चन है ये, ठीक है, वही क्वेश्चन है। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन द अर्थ वेर नॉन ग्रीन एंड प्रिजुमली एनरोप्स, ठीक है। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। क्या होगा बताइए, कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से करेक्ट नहीं होंगे, या फिर दोनों करेक्ट होंगे या फिर दोनों गलत होंगे। देखिए जो पहले का ऑर्गेनिज्म थे, पहले तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती ही नहीं थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थे अपने एनवायरनमेंट पे, तो दोनों मतलब कि एनारोब्स तो हो गए, वो ऑक्सीजन नहीं थे तो अनऑक्सीजनिक प्रोसेस करते थे, और प्लांट्स तो थे ही नहीं उस समय, ठीक है। वहाँ पर तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं थी, तो नॉन ग्रीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। और पहले ऑर्गेनिज्म जो थे, पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑटोट्रॉपिक थे, खुद ही सेल्फ फूड बनाते थे, ठीक है। और कीमो ऑटोट्रॉप थे, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकते। काफ़ी समय की प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन निकलना शुरू हुई है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा ए वाला ऑप्शन कि दोनों करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब हमें बताना इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायंट। प्रोटोबायंट की कैरेक्टरिस्टिक बताना है। प्रोटोबायंट ये देखिए क्या दिया है, कॉजरवेट्स, कैसे कौन से कॉजरवेट्स और माइक्रोस्फीयर, जो बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्रोटोबायंट्स, ठीक है। आर इन्विजाइज्ड इन्वाइजेड इन द एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सा इनकरेक्ट है। दे वर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट, दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। कौन सा इनकरेक्ट बताइए। देखिए ये जो कोजरवेट तो माइक्रोस्फीयर है, ये तो प्रोटोबायंट्स आप लोगों के, ठीक है। ये इनके पास सबसे बड़ी बात तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, तो हम लोग को ब्रीडिंग और ब्रीडिंग सबसे पहले बात तो, और रिप्रोड्यूसिंग, दो मेन काम हम लोगों के हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म के सबसे मेन काम क्या है, दो, क्या, पहला पेट भरना, दूसरा रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर पहले अर्थ पे आया होगा तो उसके पास या तो पेट भरने का काम होगा या तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखिए दे वर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, नहीं ये नहीं हो सकता कि इसमें ब्रीडिंग और रिप्रोड्यूसिंग कोई भी ऐसा हो जो ऑप्शन हो, वही ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यही दिया है कि दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, उनके पास रिप्रोडक्शन की मतलब कैपेसिटी थी, इसी वजह से ये वाला इनकरेक्ट हुआ। और प्रोटोबायंट्स में ये प्रोसेस नहीं थी, प्रोटोबायंट्स में ये प्रोसेस नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो ए बायोजेनिक थे। अगर वो बायोजेनिक होते तो प्रोसेस होती रिप्रोड्यूसिंग की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे सही होंगे। अगला क्वेश्चन कहा है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। केमिकल इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है। इंट्रैक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स। बताइए केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है। ये बेस्ड है पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, इस पर बेस्ड है ये, ठीक है। कौन सा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड बाय द टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर एक्सपेरिमेंट। कौन सा नहीं पाया गया था अमीनो एसिड। एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। बताइए मिलर के एक्सपेरिमेंट में ग्लूटामिक एसिड नहीं पाया गया था। ग्लूटामिक एसिड वॉज नॉट फाउंड इन द मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
experiment suggested that simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living matter. Option number 1, larvae could appear in decay organic matter. B, microbes did not appear in stored meat. स्टोर्ड मीट में माइक्रोब्स अपीयर नहीं होते. वाह क्या बात. माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर फ्रॉम अनस्टेलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर. मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट इन द सील्ड इन अ वेसल. ओ माई गॉड. कहा है क्वेश्चन में कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट नहीं होगा. बताइए. देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट होगा डी. मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन केप्ट एंड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन अ वेसल. क्यों? क्योंकि देखिए जब माइक्रोब्स को किल किया जाता है हीटिंग के द्वारा, जो मीट होता है ठीक है उसको जब सील्ड वेसल में क्लोज सिस्टम में पैक कर देंगे तब जो न्यू माइक्रोब्स होंगे वो उसके अंदर नहीं आ पाएंगे. क्यों? क्योंकि एयर पासेस नहीं होगी इसी वजह से. ठीक है तो न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ अटैच नहीं होंगे तो इसी वजह से वो सड़ेगा नहीं. सबसे बड़ी बात ये. अगर ठीक है अगर जहाँ पर आप देख लीजिएगा अभी अब आप कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को पका बॉयल करके फिर ऐसे ही नॉर्मली बॉयल कर देंगे तो पहली बात तो सब सारे बैक्टीरिया मर गए. बॉयल करने से सारे बैक्टीरिया मर गए. अब सारे बैक्टीरिया मर गए अब उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रह गया मीट में. ठीक है बैक्टीरिया ना होने की वजह से अब आपने उसको एक क्लोज वेसल में पैक कर दिया सील्ड कोल्ड क्लोज वेसल है जिससे मतलब कि एयर तक नहीं पहुंच रही, वैक्यूम की तरह काम कर रहा है. तो भाई जब एयर नहीं पहुंचेगी तो बैक्टीरिया नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएंगे तो सड़ेगा नहीं. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओपेरन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. पहले क्या नहीं था? मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ऑक्सीजन. क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था. ऑक्सीजन बाद में डेवलप हुई है. मीथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वाटर वेपर प्रेजेंट था पहले. ठीक है ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट नहीं था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जस्ट अ सेकेंड. हाँ which one of the following refer to the correct example of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action. जो evolved हुआ है due to changes in environment brought about by anthropogenic action. Darwin finches of Galapagos Island, herbicide resistant weeds, drug resistant eukaryotes, man created breed of domesticated animals like dogs. कौन से एग्जाम्पल करेक्ट है? बताइए एग्जाम्पल कौन कौन से करेक्ट है इसमें. इसने सबसे बड़ी बात क्या कहा है इसने? क्वेश्चन में कहा है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की बात कही है. कैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की? तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में जो डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड है ये इन्वॉल्व नहीं था. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं था. ठीक है ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है. किसका? नेचुरल सिलेक्शन का, एडेप्टिव रेडिएशन का और फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड. बट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड ये एंथ्रोपोजेनिक एग्जांपल है. ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स ये भी है. मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स यस ये सारे एंथ्रोपोजेनिक के एक्शन के एग्जांपल हैं. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ यहाँ पर, ये वाला नहीं है. अगला क्वेश्चन कहा है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिस्प्रूव्ड बाय. किसके द्वारा डिस्प्रूव कर दी गई थी? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, अल्फ्रेड वॉलेस, चार्ल्स डार्विन, ओपेरन. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन के लिए डिस्प्रूव की गई थी किसके द्वारा? इट वॉज डिस्प्रूव्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर के द्वारा.
ठीक है, उन्होंने नोटेड किया कि एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के एडल्ट स्टेज से एम्ब्रियो कभी पास नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, किस एग्जाम्पल है बताइए? एडेप्टेड रेडिएशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, किसका एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। किसका? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? एनालॉगस स्ट्रक्चर, क्योंकि उनकी जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, इसलिए उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन क्या होता है उनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। किसमें? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? सिमिलरिटी, होमोलॉगी, एनालॉगी, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन। बोन स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्स में मैनी वर्टिब्रेट के ये एग्जांपल है होमोलॉगी का। किसका? होमोलॉगी का। ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताइए, इतने सारे एग्जाम्पल दिए, फोर लिम्स ऑफ मैन, फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, चीता, हार्ट ऑफ बैट, मैन, चीता, ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट मैन। भाई देखिए, बैटमैन चीता, बैटमैन चीता, बैटमैन चीता कितनी बार आया है? मतलब समझ सकते हैं कि मैन तो सब में है, मतलब मैन तो होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में मैन तो आएगा ही, इसमें मैन तो आएगा ही। ठीक, अब बाकी देखिए, चेक करिए आप लोग, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ऑक्टोपस की आई आती है, बैट आता है, मैन आता है, डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज अ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसका एग्जांपल है? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एग्जांपल है ऑक्टोपस की आई, बैटमैन। बट बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा कृपया ध्यान से सुने। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के अपना। फोर लिम्स ऑफ मैन और बैट, यहाँ पर सिर्फ मैन की बात की है, ध्यान रखिएगा। चीता, ये तीनों एग्जांपल हैं किसके? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। हार्ट ऑफ बैट भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आता है, ब्रेन ऑफ बैट भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आता है। ध्यान रखिए, एग्जांपल ऑप्शन आया है, आ सकता है आपका उनके क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एग्जांपल है ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू अ विंड ऑफ बर्ड। बर्ड की विंड के होमोलॉगस स्ट्रक्चर कौन सा है? हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ मॉथ, फ्लिपर ऑफ वेल, किस कौन सा है? सोचिए। होमोलॉगस ऑर्गन बता चुका हूँ क्या होता है उनका, उनका फंक्शन, मतलब सॉरी फंक्शन जो होता है
उनका जो फंक्शन होता है, फंक्शन उन लोगों का डिफरेंट होता है। ठीक है, फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, बट स्ट्रक्चर सेम होता है। बताइए कौन सा है, विंग की तरह काम करता है जो, फ्लिपर ऑफ वेल, ये है होमोलॉगस ऑर्गन, विंग की तरह काम करता है। किसमें, मतलब कि विंग की तरह काम करता है होमोलॉगस ऑर्गन। फंक्शन डिफरेंट है इसका भी डिफरेंट है फंक्शन, बट स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, किसके रिजल्ट है एनालॉगस स्ट्रक्चर, बता चुका हूँ पहले। शेयर्ड एंसेस्ट्री, स्टेबलाइजिंग एक्शन, सिलेक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर में फंक्शन सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शन सिमिलर होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखिएगा बाबूआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर, क्या है ये, बर्ड और इंसेक्ट के विंग। सोचिए भैया, पढ़िए ऑप्शन क्या दिए हैं, हम पे डिपेंड रहिए, पढ़िए, हमें पे डिपेंड रहेंगे का है। देखिए, विंग का काम क्या होता है, इंसेक्ट, विंग का काम क्या होता है उड़ने में, बर्ड दोनों में काम सेम करती है, तो फंक्शन सिमिलर हो गया, हाँ फंक्शन सिमिलर हो गया बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसा है, आप लोगों का फंक्शन सिमिलर हो गया लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो अभी मैंने बताया किसका होता है, ये एनालॉगस ऑर्गन का होता है। एनालॉगस ऑर्गन किस में आते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए ना भैया, कह रो रहे हैं, लगा दीजिए डी ऑप्शन नंबर। बाकी होमोलॉगस नहीं होते, ना ही फाइलोजेनेटिक, अरे फाइलोजेनेटिक कहाँ से आ गए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं आते, कॉन्वर्जेंट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म किसका एग्जाम्पल है, म्यूटेशन, नियो डार्विनिज्म, नियो लामार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन। पहले एक समय था जब इंडस्ट्रियाँ नहीं लगी थी, इंडस्ट्रिया कम थी, तो जो वाइट मॉथ थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, बट जैसे ही इंडस्ट्री लगियाँ धुआं निकला, धुआं हो गया। धुआं हो रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना, चैनल अगर ना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे नहीं है सब समझे ना, हाँ धुआं हो रहा तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट, सोचिए वाली बात नहीं है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, हाँ जैसे इंडस्ट्री लगी धुआं निकला, ब्लैक कार्बन निकला जिसकी वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में धुआं हो गया, और इसकी वजह से जो वाइट वाले थे वो डिसअपीयर हो गए और ब्लैक वाले आ गए। तो किसने सिलेक्शन किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ ना, नेचुरल सिलेक्ट किया ना कि वाइट वालों को हटाना है अब। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, फोर लिम्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग। कैट के और लिजर्ड का वॉकिंग में यूज़ होता है फोर लिम्स, और व्हेल का स्विमिंग में होता है, और बैट का फ्लाइंग में होता है। तो किसके एग्जाम्पल हैं भैया बताइए। सभी के फंक्शन अलग अलग है, देख रहे हैं आप लोग, बट स्ट्रक्चर सेम है। जल्दी से बता दीजिए किसका एग्जाम्पल है ये, सोच लिया। एग्जाम्पल है होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। क्योंकि सभी के फंक्शन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर है, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ पिजन, गिल्स ऑफ प्रॉन, लंग्स ऑफ मैन, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड थॉर्न्स ऑफ टेंडल्स ऑफ कुकरबिटा, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, लेग्स ऑफ हॉर्स। एनालॉगस और मैं बता चुका हूँ, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया।
विंग्स ऑफ बैट और पिजन का फंक्शन सेम, उड़ने का काम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व कर सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रैंडम इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। भैया बताइए क्या बात है, बताइए। जिनका फिनोटाइपिक एडाप्टेशन सेम है, सिमिलर है, समझ रहे हैं? फिनोटाइपिक एडाप्टेशन सिमिलर है लेकिन इवोल्यूशनरी डिफरेंट है। मतलब किसका एग्जांपल हुआ ये? मतलब हुआ कि फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इवोल्यूशन मतलब डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर है, तो ये एग्जांपल हुआ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर yet they परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। दिस एन एग्जांपल ऑफ, किस एग्जांपल है ये? ऑक्टोपस की आई और कैट की आई शो करती हैं डिफरेंट पैटर्न स्ट्रक्चर का। देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है? देखने का काम है। तो ये किसका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। मतलब आप देख सकते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में और एनालॉगस ऑर्गन में कितने बार क्वेश्चन आया यार, मतलब हद है यार, कितनी बार क्वेश्चन है? कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोग उस तरह में। तो ये ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन चैप्टर में ये कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा। इस एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कम से कम ना होगा तो 10 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक में, 10 क्वेश्चन आ चुके हैं कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में और एग्जाम्पल में। ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का है, कौन सा एग्जांपल करेक्ट है कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में? बताइए। मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ा, आप लोग सोच लीजिए जब तक, मैं आपको टाइम दे रहा 1 मिनट का, सोचिए कौन सा करेक्ट है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, बोन ऑफ फोल्डिंग एंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडरस ऑफ कोकरबिटा, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, बोन ऑफ फोल्डिम्स एंड वर्टिब्रेट्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडरस ऑफ कोकरबिटा, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। इतना पूरा पढ़ दिया भाई मैंने, पगला गया। ये तो आप एग्जांपल याद ही रखने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं इसमें याद करने की। ठीक है, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर कि कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स और ऑक्टोपस के आई सिमिलर, मतलब कि फंक्शन सिमिलर है दोनों को देखने का, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और फोल्डिंग और वर्टिब्रेट ये वाला किससे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एग्जांपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप लोग, नमक के देना 1 मिनट रुकिएगा, इसको जूम कर दूँगा। हाँ अब आ गया। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहा है कि स्टेटमेंट में फिल द ब्लैंक्स फिल करना है। सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। वैसे मुझे लग रहा है उसी सेम इसको पैटर्न में लाने पड़ेगा, ऐसा बनेगा। यस, बताइए। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक अलाइक एंड आर अ रिजल्ट ऑफ, एक तरह देखते हैं। ठीक है, तो किसके रिजल्ट हो ये? देखिए तो दोनों का मतलब विंग्स और दोनों का सेम है, तो भाई दोनों का फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ गया। तो पहले वाले का तो आप लोगों का आ गया, कहे का एग्जाम्पल है कि पहले वाला कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा वाला है मिलर शोड दैट मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड डैश व्हेन एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, result in the formation of, बताइए।
क्या बनाया था उसने, अमीनो एसिड बनाया था किस में, 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में देखिए, अमीनो एसिड बी, नो नो नो, बी वाला तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर बनाया था साथ में, ये सही कह रहा है, वाटर वेपर बनाया था। तो अमीनो एसिड तो भाई बी में तो है, ये देखिए बी में देखिए, ऑप्शन में देखिए बी दिया, ये देखिए वाटर वेपर अमीनो एसिड। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स इज आ, किसका एग्जाम्पल है वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स? देखिए एक तो ये रूडिमेंट्री है, रूडिमेंट्री है ये, मतलब कि वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स एक प्रकार का एक्स्ट्रा वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, ये कैसा वेस्टिजियल ऑर्गन है, रूडिमेंट्री नहीं वेस्टिजियल ऑर्गन है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस, डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन कब हुआ? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था उसने, जब वेरिएशन बहुत छोटे थे तब इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो सकता है यहाँ पर। लास्ट देखते हैं, डी में म्यूटेशन का है, तो भाई डी वाला तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो डार्विन ने तो म्यूटेशन और मल्टीप्लिकेशन में बात ही नहीं की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था उसने। तो पहले तो डी ढूंढिए, डी कहाँ दिए सही, डी दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, यही होगा आपका आंसर, गारंटी है ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। बट फिर बाकी चेक कर लेते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने यहाँ पर करेक्ट होगा डी वाला, बाकी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थर्ड वाले में देखिए कि वाटर वेपर अमीनो एसिड। ठीक है, सी में रूडिमेंट्री कहाँ से भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये तो सी वाला गलत हो गया। फिर इसमें कहा है ए का फर्स्ट कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभी में वाटर वेपर कहा था, ऑक्सीजन नहीं कहा था भाई, तो उसने ऑक्सीजन को यूज़ ही नहीं किया था, तो बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आप लोगों का। ठीक, 2000 मीन्स 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, जब CBMT हुआ करता था तब का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पेरिपेटस किसका कनेक्टिंग लिंक है? सोचिए, मोलस्का, एनाडर्मेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, फिलेंट्रेटा एंड पोरिफेरस, टिनोफोरा एंड पेटेनमेंथिस, किसका कनेक्टिंग लिंक है? टिनोफोरा, पेरिपेटस, ये कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का, इनका कनेक्टिंग लिंक है किसका? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। ये फाइलम ऑनकोफाइरा से बिलोंग करता है, ओनाइकोफाइरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ पेपर्ड मॉथ द ब्लैक कलर्ड फॉर्म बिकेम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, किसका एग्जाम्पल है ये? अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर्ड इंडिविजुअल्स ड्यू टू पुअर सनलाइट, प्रोडक्टिव मिमिक्री, inheritance of dark colored character acquired due to darker environment, natural selection whereby the darker forms were selected, किसका एग्जाम्पल है बताइए? ये एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया गया था, पहले बता चुका हूँ आप लोगों को डिटेल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न, बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, किससे एग्जाम्पल है ये? इनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है दोनों का। ठीक है, तो एग्जांपल है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहाँ से आ गया? नो, ये भी नहीं है। एनालॉगस ऑर्गन नहीं होता क्योंकि उसमें एनालॉगस ऑर्गन में स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। इसमें फंक्शन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, तो होमोलॉगस ऑर्गन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया कुकुरबिटा का। अगला क्वेश्चन है, which one of the following pairs of item correctly belongs to the category of organ mentioned against it? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? कौन से पेयर है आइटम को जो करेक्टली बिलोंग करता है कैटेगरी से ऑर्गन्स के जो मेंशन किया गया अगेंस्ट इट? नेफ्रिडी ऑफ अर्थवर्म एंड मालफिगन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच, एक्सीटरी ऑर्गन, विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो।
होमोलोगस ऑर्गन, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न्स ऑफ टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, तो गलत ही हो गया है ये, इसका हो ही नहीं सकता। ये क्यों? क्योंकि कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एग्जाम्पल है ये, होमोलोगस ऑर्गन का, ये गलत है ये। अब डी में कहा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई वेस्टिजल ऑर्गन। अरे भाई ये ब्लाइंड स्पॉट वेस्टिजल ऑर्गन कब से हो गया भाई साहब? वेस्टिजल ऑर्गन कब से हो गया भाई? इसमें तो लाइट्स पड़ती रिफ्लेक्ट होती, इसमें कहाँ से वेस्टिजल ऑर्गन आ गया? वेस्टिजल ऑर्गन तो है ही नहीं, अपेंडिक्स वेस्टिजल ऑर्गन है, ठीक है, अपेंडिक्स वेस्टिजल ऑर्गन है, एयर पिन्ना वेस्टिजल ऑर्गन है, ये है वेस्टिजल ऑर्गन। ब्लाइंड स्पॉट कब से हो गया? अब जो हनी बी और क्रो की विंग्स हैं ये होमोलोगस नहीं है, एनालॉगस है, फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये अलग अलग हो गया। बट नेफ्रीडिया और अर्थवर्म ऑफ माल्फिगन टिब्यूल ऑफ कॉकरोच, ये दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही हैं। क्या है ये? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ यहाँ पर। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट 2 लाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।